गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका आनंद कैरियर विजन के ऊपर। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। और हमारी जहां तक क्लास चर्चा कहां तक हुई थी, अनुसूचियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अनुसूचियों में हमने 8 अनुसूचियाँ 9 अनुसूचियाँ पढ़ ली थी। तो एक बार वापस रिविज़न कीजिए। हमने नौ कौन सी अनुसूचियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया था। तो अनुसूची 1 में क्या था? केंद्र और राज्य से संबंधित उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में। अनुसूची 2 में क्या था? विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में क्या था? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या था? 5 और 6 को मैंने तुलनात्मक रूप से पढ़ाया था। तो अनुसूची 5 में क्या था? अनुसूची 5 में था अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन। और अनुसूचित 6 में क्या था? 4 राज्यों का उल्लेख था। 4 राज्य कौन कौन से थे? अम्मी मैत्री एक सूत्र बताया था। फिर अनुसूचित 7 में क्या था? अनुसूचित 7 में था केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा। अनुसूची 8 की बात करें तो भाषाओं का उल्लेख। और अनुसूची 9 में क्या था? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। तो चलिए आज हम बात करते हैं अनुसूची 10 में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अनुसूची 10। तो कितनी अनुसूचियाँ और बच गई? 10, 11 और 12। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हम कंप्लीट करें। तो अनुसूची 10 में क्या है? तो अनुसूची 10 में है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान का मतलब समझ गए कि राजनीति के अंदर कुछ नेता या कुछ विधायक है वो दल बदल कैसे करते हैं, उनके क्या नियम है, दल बदल का निर्धारण कौन करता है, इससे संबंधित हम कुछ पढ़ेंगे। तो अनुसूचित दल किससे संबंधित है? दल बदल। ये अनुसूची 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये कब जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1 मिनट। अनुसूची 10 जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या कहा गया था? इस संविधान संशोधन में कहा गया कि 1/3 से कम सदस्य 1/3 से कम अगर सदस्य दल बदल करते हैं या अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए सर कि सदस्यता रद्द कौन करेगा? तो ये प्रश्न आया है। तो चलिए आप बताने की कोशिश करिए कि 1/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता कौन रद्द करेगा? तो बताइए आप, क्या राष्ट्रपति करेगा? क्या निर्वाचन आयोग करेगा? निर्वाचन आयोग। फिर ऑप्शन देता हूं आपको, संबंधित सदन का अध्यक्ष, या फिर कौन करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं, हाँ प्रधानमंत्री। और ऑप्शन ई में देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा प्रश्न ये है कि 1/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता कौन रद्द करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? तो ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका निर्धारण करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष। देखो, अगर हम विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा में कोई सदस्य है और वो अगर दल बदल कानून का अगर इस नियम का उल्लंघन करता है तो इसका निर्धारण करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर विधानसभा की बात हो, विधानसभा में अगर ऐसा मामला सामने आता है तो वहाँ का विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो करेगा। तो समझ गए? फिर देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? प्रश्न ये है, मतलब ये 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान करने की आवश्यकता कहाँ हमें महसूस हुई? तो ये
हमें महसूस हुई, ये टाइम था 1985 का। 1985 का टाइम था, सरकार थी राजीव गांधी की, राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसे नेता थे कि जो सरकार बन रही है ये मान लीजिए, और उसमें अगर 3 सीटों का बहुमत कम है, 3 का कम है, 5 का कम है, या जितनी भी है उनका कम है, तो फिर उन विधायकों की, उन सदस्यों की खरीद होती थी, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब उन विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन दिया जाता था या फिर पैसों का प्रलोभन दिया जाता था। तो ऐसे तो फिर हम देखा जाए कि जनता एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है, और वो वहां पर जाकर अगर दल बदल करता है बार बार, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में, तो उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जनता डायरेक्ट रूप से उसको चुनती है और वहां पर जाके वो अपने हितों को साधता है। पैसों के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने हितों को देखते हुए वो अपने दल बदल करता है। तो ऐसा ही एक मामला आया था हरियाणा में। हरियाणा में एक मामला था, उसका आपने नाम सुना होगा, आया राम गया राम, आया राम गया राम, गया राम। तो इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये एक दिन में 3 पार्टियां चेंज करते थे। अगर ये मान लो कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ये एक सुबह एक पार्टी में रहते, दोपहर को एक पार्टी में, शाम को अलग पार्टी में। तो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन किया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी सदस्य, अगर कोई भी पार्टी या कोई सदस्य, अगर वो 1/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता कम कर दी जाएगी। उनकी सदस्यता रद्द कौन करेगा? तो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होगा वो इस पर एक्शन लेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर देखो, फिर 1/3 से भी काम नहीं चला, 1/3 से भी काम नहीं चला, तो फिर आगे जाकर महसूस हुआ कि इनको 2/3 किया जाए, कि अगर 2/3 से अगर कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अब इसमें आपको अलग अलग दिमाग में प्रश्न आने चाहिए। क्या सर एक पूरी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो क्या वो दल बदल के अंतर्गत आएगा? वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरी पार्टी गठबंधन कर रही है। अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं या उससे कम सदस्य करते हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत आएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मानिए कि एक पार्टी में 10 सदस्य हैं। हम राजस्थान के विषय में बात करें, राजस्थान विषय में बात करें तो ये मान लीजिए 200 विधानसभा की सीटें, ठीक है। अब इन सीटों में से एक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। जैसे एक के तो आ गई सीटें कितनी, 95, और दूसरी के भी आ गई 95, ठीक है। तो ये सीटें कितनी हो गई? 190 सीटें हो गई। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? बहुमत के लिए इसको चाहिए 101 सीट और इसको भी कितनी चाहिए? 101 सीट। फिर मान लीजिए 10 सीटें ऐसी हैं कि वो बसपा की सीटें, मान लीजिए बसपा की सीट है। अगर ये इन 10 सदस्यों में से अगर पूरे के पूरे 10 सदस्य अगर किसी भी पार्टी में मिलते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इनमें से 2/3 से कम सदस्य, 2/3 से कम सदस्य का मतलब 7 सदस्य, अगर 7 सदस्य से कम अगर 5 सदस्य एक पार्टी में चले जाते हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत आएगा। लेकिन 7 सदस्य अगर चले जाते हैं एक पार्टी में तो वो किस में आएगा? फिर वो दल बदल के अंतर्गत कानून में नहीं आएगा और इनकी सदस्यता रद्द नहीं। आपके दिमाग में एक और प्रश्न आना चाहिए कि सर ये बताओ, चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, तो फिर तो उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण करेगा कौन? निर्वाचन आयोग उसकी जांच करेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि उसकी जांच मुख्यमंत्री करेगा या
प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये तो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, इसकी सदस्यता खत्म कर दो, उनके कहने से थोड़ी होगा। ऐसे तो वो सभी के बारे में बोल दें कि पूरा ओपोजिशन ही दिवालिया हो गया, पागल है, कुछ भी बोल रहा है। तो इसकी जांच कौन करता है फिर? तो इसकी जांच करता है निर्वाचन आयोग करता है। 2/3 वाला कब किया गया था? तो ये किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 में। ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल जी के कार्यकाल में ये किया गया कि अगर 2/3 से कम सदस्य अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत आएंगे और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर चलिए एक बार इतना लिखो, आप लिखिए 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, उसमें लिखिए, चलो मैं लिखाता हूँ आपको। आप लिखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 1985 में प्रावधान किया गया कि 1/3 से कम सदस्य 1/3 से कम सदस्य 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो वह दल बदल की श्रेणी में आएगा और इसकी जांच इसकी सदस्यता का निर्धारण संबंधित सदन का अध्यक्ष तय करेगा। अर्थात उसकी सदस्यता कौन खत्म कर सकता है? संबंधित सदन का अध्यक्ष। अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष। फिर वापस से इसमें संशोधन किया गया और 51वां संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया कि अगर 2/3 सदस्य 2/3 से कम सदस्य 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो इस श्रेणी में आएंगे। एक बार ये लिखो, मैंने देखो आज क्या पढ़ाया है, अनुसूची 10 के बारे में पढ़ाया, दल बदल से संबंधित। तो इसमें हमें क्या बात याद रखनी है? देखो दल बदल में हमने कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। उसमें क्या प्रावधान किया गया कि अगर 1/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो दल बदल की श्रेणी में आएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर क्या हुआ, 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया कि 2/3, पहले कितना था 1/3, फिर और महसूस हुआ इसको बढ़ाने की, तो फिर कितना किया गया 2/3। 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो दल बदल की श्रेणी में आएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसका निर्धारण कौन करेगा? तो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होगा वो इसका निर्धारण करता है। यहाँ तक मैंने आपको इतना ही समझाया है और ये मैंने ये लिख दिया है।
फिर आगे मैंने बताया था कि अगर पार्टी किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करती है तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। वो किस आधार पर वो किस आधार पर खत्म करेगी, तो वो व्हिप जारी करती है। अगर उस व्हिप का उल्लंघन होता है, किसी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन होता है, तो किसी भी सदस्य अगर व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। फिर मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कोई सदस्य, सदन का सदस्य अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो इसका निर्धारण, इसकी जांच कौन करेगा, तो इसकी जांच करेगा निर्वाचन आयोग। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक बार हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था। एक तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ये आपको याद रखना है। फिर 51वां संविधान संशोधन 2003, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कितना था, 1/3, ये इम्पोर्टेंट है, हमें तो मेन टॉपिक है वो याद करने हैं। फिर 51वां संविधान 2003 में इसमें कितना किया गया, फिर 2/3। तो एक बार ये लिख लीजिए आप, फिर मैं और बताते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? चलिए फिर अनुसूची 10 भी इतना ही पढ़ेंगे। फिर और डिटेल में हम इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा आप, क्योंकि अभी अनुसूची थोड़ा लंबा चल गया है टॉपिक। ये बातें मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। जब लोकसभा पढ़ाऊंगा, विधानसभा पढ़ाऊंगा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, निर्वाचन आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं, तो वहां पर हम इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अनुसूची 10 हो गया। चलिए आज इसको कंप्लीट ही करते हैं, अनुसूची टॉपिक आज खत्म करते हैं। फिर अनुसूची 11, फिर अनुसूची कौन सी आएगी, 11 और 12, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। अनुसूची 11 और अनुसूची 12 दोनों को आप लिख लो। तो अनुसूची 11 में 11 को कब जोड़ा गया, तो इससे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। और लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसमें विषय की बात करें तो इसमें 29 विषय थे। ठीक है, ये तो हो गई 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है, इसको कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। विषय कितने थे, 29 विषय थे। फिर अच्छा, इसमें उल्लेख किसका है, ये तो लिखिए। इसमें उल्लेख है पंचायती राज का, पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित हो गई। ये नगरीय निकाय से संबंधित है, नगरीय निकाय, ये नगरीय निकाय से संबंधित है। ये कब जोड़ी गई थी, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। और लागू कब हुई थी, तो लागू हुई थी 1 मई 1993। विषय कितने हैं इसमें, तो इसमें विषयों की संख्या कितनी है, 18। एक बार ये आप तुलनात्मक रूप से लिखिए। माफ करना, 1 मई नहीं, जून है, 1 जून 1993 को लागू हुई। ये लिखियो आप। तो देखो हमने आज क्या पढ़ा, 10वीं अनुसूची के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। फिर 11वीं 12वीं, 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। कौन से अधिनियम में जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। विषय कितने हैं इसमें, 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लागू कब हुई, 1 जून 1993। विषय कितने हैं, 18। तो इसके बारे में हम पूरा एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, पंचायती राज लेकर आऊंगा। तो पंचायती राज में हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। फिर सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, पंच के बारे में पढ़ेंगे। इधर अगर बात करें तो नगरीय निकाय के बारे में पढ़ाऊंगा, जिला परिषद क्या है, नगर निगम क्या है, पार्षद क्या है, कैसे उनका चुनाव होता है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं,
तो इनके बारे में हम पूरा अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार आप अनुसूची में इतना ही ध्यान रखो कि अनुसूची 11 में क्या है, 12 में क्या है, कौन से अधिनियम के तहत जोड़ी गई, उसकी डेट याद रखनी है, लागू कब हुई ये याद रखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि विषय कौन सी है। हर दूसरी तीसरी एग्जाम में या ये प्रश्न आता है कि पंचायती राज अधिनियम में कितने विषय थे, तो कितने थे 29, और इधर कितने हैं 18। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर अनुसूचियों का खत्म होता है। तो एक बार जितना भी हो गया है अनुसूचियों के बारे में आप पूरा डिटेल से वापस दोहराएं, उसको बार बार लिखें, याद करें, समझें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर को आप वापस से रिवाइज करें और थोड़ा स्पीड बढ़ाकर वीडियो को वापस देखें, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रेफरेंस के रूप में एक अलग से बुक भी रख सकते हो। अगर आपको लगे कि सर ने ये पढ़ाया है तो थोड़ा ये बातें छूट गई तो आप अलग से एक बुक रखें, उसमें तुलना कीजिए कि कोई कि बुक में कम है तो मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा दिया तो वो बात अपनी नोटबुक में उतार लें, और अगर मैंने थोड़ा कम पढ़ाया, 1-2 पॉइंट छूट जाते हैं, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा मैं विस्तार से लेकर चलो। अगर मैंने कोई ऐसा टॉपिक रह गया या छूट गया ऐसा पॉइंट तो आप किताब की सहायता लीजिए, तो बुक से आप उसको आप नोट डाउन कीजिए। और एक मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक आता है, अलग से बुक आती है क्वेश्चन की, हर सब्जेक्ट की आती है। जैसे दिशा की बुक है, धरोहर की भी आती है, राय की भी आती है। तो जैसे आपने अनुसूची टॉपिक पढ़ लिया तो आपका अब ये दायित्व बनता है कि आप ऐसी बुक लेकर आए और ये पूरा टॉपिक अपना आपका क्लियर हो गया, आपने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया, तो अब उसका आपको एनालिसिस भी तो करना है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कम से कम एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन निकालिए आप कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं इससे संबंधित और हमें कितना आ रहा है। तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और इन प्रश्नों की पढ़ने की हमें और आवश्यकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ऐसा ही करें। और जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसके जो पुराने मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉडल पेपर है, आप उनका पूरा विश्लेषण करें। और मैं अगर थोड़ा ही और आज चर्चा करूँ तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य है कि आपको उस एग्ज़ाम का जो पूरा पैटर्न है उसको समझो और उसमें क्या क्या सिलेबस है, वो सिलेबस आपकी अलग पूरा सा अलग से लिखो पेज में, और वो पूरा सिलेबस आपके दिमाग में छपना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरे टॉपिक याद होने चाहिए। आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और आसानी होगी। वो सिलेबस आपके एनी टाइम जहाँ पर आप तैयारी बैठ कर करते हो तो वो सिलेबस एनी टाइम आपके सामने होना चाहिए, और जो आपने टॉपिक पढ़ लिया उसको टिक करते जाइए। अगर ये मान लीजिए आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अनुसूची पढ़ ली, तो अनुसूची पढ़ ली, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो निकालिए, फिर सिलेबस में जाइए और वहाँ पर टिक कर दीजिए कि मैंने ये पढ़ लिया। अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ा तो आपने एक बार टिक लगाया, 2 बार पढ़ा तो 2 बार टिक लगाया, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक को इतनी बार पढ़ लिया और मैंने ये क्वेश्चन निकाल लिए। तो क्या ये ऐसे आप रणनीति से पढ़ोगे तो आपको भी जो सिलेबस है वो एकदम दिमाग में रहेगा और आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप तो फिर दिमाग पर भी लोड हो जाता है कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना रह गया, क्या क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम जब नज़दीक आती है तो प्रेशर यही होता है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूट गया, कौन सा कितना पढ़ना है। तो ये पूरी आप समरी आप नोटबुक ले और वहाँ पर आपका पूरा विश्लेषण कीजिए कि ये मेरा टॉपिक वीक है, इस पर मुझे और ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो फिर आज के लिए तो इतना ही, आज ये हमारा कंप्लीट हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी शायद 3-4 दिन आपको क्लास ना भी मिले, क्योंकि मेरी खुद की भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए शायद आपको एक बार थोड़ी क्लास में ब्रेक मिलेगा। तो उस दौरान आप ये कीजिए, जितना पढ़ लिया उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, और 3-4 दिन का तो थोड़ा ब्रेक लेना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। तो आप आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।